So, students, good evening. Good evening, everyone. So, today I will start the new topic, that is the electrochemical cell. Electrochemical cell. Electrochemical cell. Today I will start the electrochemical cell. What is the electrochemical cell? A device which converts chemical energy into electrical energy. In everyday life, we use different type of cells, batteries, dry cells, in calculator, in wristwatches, in hearing aids, in computer, in mobile, in motorcycle, in bike, in other vehicles, inverter battery. All these are the examples of the electrochemical cell. Electrochemical cell is the device which converts chemical energy into electrical energy. केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम जिस डिवाइस से कन्वर्ट करते हैं उसको हम लोग जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं. तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? तो वी कैन से डिवाइस which converts chemical energy or electrical energy or this is the definition of electrochemical cell. This is, for example, dye cell, inverter battery, लेड स्टोरेज बैटरी जो व्हीकल्स में यूज होता है, लेड स्टोरेज बैटरी, बटन सेल, इसको मर्करी सेल, बटन सेल, सेट. These are the electrochemical cell. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वह डिवाइस होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. तो how can you construct a chemical electrochemical cell? Construction of electrochemical cell. Construction of electrochemical cell. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? इसके लिए हमको मेटल की जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसको ध्यान में रखना है. क्या है? पी पी एस सी मैजेंटल डॉट डॉट की जगह क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन. तो ये रिएक्टिविटी सीरीज हमें पता होनी चाहिए. हम लोग जानते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज का डिक्रीजिंग ऑर्डर, पोटेशियम, बेरियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, देन सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम एक्सेट्रा. ये है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज. इसको हमें ध्यान में रखना होगा जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंपोज करने जा रहे हैं. अब यहाँ पर आपको जैसे मान लो जिंक और कॉपर का सेल आप कंपोज करने जा रहे हैं, जिंक और कॉपर. तो जो चीज जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लेफ्ट हैंड साइड में, जिसकी रिएक्टिविटी कम है वो राइट हैंड साइड. ये हमेशा होता है, ये रूल है. लेफ्ट हैंड साइड में वह आपका मेटल होगा जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो, और राइट साइड में आपका वो मेटल होगा जिसकी रिएक्टिविटी कम. तो जैसे लेफ्ट हैंड साइड में आपका इलेक्ट्रोड होगा, इलेक्ट्रोड आपका
बना होगा जिंक और यहाँ पर इलेक्ट्रोड बना होगा कॉपर। तो जो मोर रिएक्टिव है वो लेफ्ट में, जो लेस रिएक्टिव है वो राइट में हमेशा। जो इसका इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन हो जिसमें इस रॉड को डिप करेंगे, जिंक रॉड, यहाँ कॉपर रॉड। तो जिंक रॉड को हम अगर जिंक कॉपर सेल बनाने जा रहे हैं तो हमको एक जिंक रॉड लेना है, एक कॉपर रॉड लेना है। और किसमें इसको डिप करेंगे? उस इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन कौन सा होगा? तो कौन मेटल साल्ट सोल्यूशन। जैसे जिंक है तो जिंक का कोई साल्ट सोल्यूशन होगा, जैसे एक्वस जिंक सल्फेट या एक्वस जिंक नाइट्रेट या एक्वस जिंक क्लोराइड। मतलब जिंक का ही साल्ट होना चाहिए जिस मेटल को आप डिप कर रहे हैं। तो मान लो आपने ले लिया एक्वस जिंक सल्फेट, इसका कंसेंट्रेशन है 1 मोल, मतलब इसकी मोलरिटी 1। दूसरी तरफ बिल्कुल ऐसे ही एक्वस कॉपर सल्फेट, इसकी मोलरिटी है 1 मोल। इस तरह से तो आपको ओन मेटल साल्ट सोल्यूशन में इसको डिप करना है। तो जिंक रॉड को हमने एक्वस जिंक सल्फेट में डिप कर दिया और कॉपर रॉड को हमने एक्वस कॉपर सल्फेट में। तो जिधर मोर रिएक्टिव साइड है उधर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और जो लेस रिएक्टिव साइड है उधर रिडक्शन, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। इस इलेक्ट्रोड पर यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा। इस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज। मैंने आपको पहले बताया था कि ऑक्सीडेशन उसको कहते हैं जिसको, ऑक्सीडेशन जो होता है जिस इलेक्ट्रोड पर, उसे एनोड कहते हैं। ऑक्सीडेशन के कारण यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किधर होगा? जिधर आपका मोर रिएक्टिव मेटल है। तो जिंक रॉड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, इसलिए वहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा नहीं, उसी इलेक्ट्रोड पर रहेगा, इसलिए इलेक्ट्रोड जो होगा आपका नेगेटिव चार्ज का होगा। और क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए एनोड होगा। दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन गेन होगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो वहाँ कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्यों डेवलप होगा अभी आप समझ जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज, यहाँ रिडक्शन हो रहा है इसलिए यहाँ ये आपका कैथोड, दिस इज द कैथोड। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इस साइड में ऑक्सीडेशन हो रहा है और इस साइड में आपका रिडक्शन। ये आपका कैथोड बनेगा, ये आपका एनोड बनेगा। क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, लास्ट में बेटर वर्ड है रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसलिए यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इसलिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा। इस तरह से आपका ये दोनों सेल, हाफ सेल, इसको फर्स्ट हाफ सेल, ये है आपका सेकेंड, दिस इज द फर्स्ट हाफ सेल, फर्स्ट हाफ सेल, और ये आपका सेकेंड हाफ सेल, सेकेंड हाफ सेल। लेकिन आपका ये जो सेल बनेगा अभी उसमें सर्किट पूरा नहीं है, तो सर्किट को पूरा करने के लिए इसमें एक यू शेप्ड ट्यूब लगेगा, यू शेप्ड ट्यूब लगेगा तरह से, जिसको हम लोग कहते हैं साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज को बोला जाता है साल्ट, साल्ट ब्रिज। और साल्ट ब्रिज के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको यहाँ एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट अर्थात एक ऐसा साल्ट लेना है, जैसे KCl ले लो या NO3 ले लो, इनमें से कोई भी एक ले लो। इसको इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो साल्ट है, यहाँ पर जो आपने साल्ट लिया है जिंक सल्फेट या कॉपर सल्फेट, इससे रिएक्शन ना करे, इसलिए उसको बोला जाता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। मतलब आपको एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना है जो यहाँ पे मौजूद साल्ट से के साथ रिएक्शन ना करे, इसलिए इसको बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। और इसको साल्ट ब्रिज के अंदर भर दिया जाता है विद अगर अगर। अगर अगर एक हेवी होता है, ये पाउडर जैसा होता है, सूजी जैसे होता है, सूजी, सूजी जो पाउडर होता है उसी की तरह होता है अगर अगर, एल्गी है सॉरी। इसमें क्या करते हैं अगर अगर में, इसको हम KCl या KNO3 मिला करके, थोड़ा सा पानी मिला करके ऐसे यू शेप
ठीक है, उसको साफ कर लेते हैं और उसके अंदर भर जाता है। थोड़ी देर 1 मिनट के लिए आप ऐसे इसको सीधा रखिए। इसके अंदर जो अगर अगर की वजह से KCl पूरा एकदम पेस्ट की तरह, थिक पेस्ट की तरह, जैसे टूथ पेस्ट होता है बल्कि उससे भी थोड़ा गाढ़ा, इसके अंदर जम जाता है। कि अगर आप इस ट्यूब को उल्टा भी करो, इस साइड ब्रिज को उल्टा भी करो तो ये इधर से गिरेगा नहीं। लेकिन अगर आपको शंका है कि गिर सकता है तो आप इसमें थोड़ा सा रुई लगा दो, कॉटन प्लग लगा, कॉटन प्लग से। ये है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाने का एक समरी, कैसे बनता है। अब हम आपको जिंक कॉपर सेल बना के दिखाते हैं कि जिंक कॉपर सेल कैसे बनेगा। तो जिंक कॉपर सेल बनाने के लिए हमने क्या किया, एक सेल में हमने जिंक रॉड लिया, ये देखो, और इसको डीप कर दिया हमने एक्वस ZnSO4 में, जिसकी मोलैरिटी 1 है। दूसरी तरफ दूसरा हाफ सेल लिया, दूसरा हाफ सेल, इसमें हमने कॉपर इलेक्ट्रोड डाला, इसमें कॉपर इलेक्ट्रोड है, इसमें मोर रिएक्टिव हमारा जिंक इलेक्ट्रोड है। और इसको भी हमने ओम साल्ट सॉल्यूशन मतलब एक्वस कॉपर सल्फेट में हमने इसको डीप कर दिया, जिसका कंसंट्रेशन 1 मोलर थी। अब इसको एक एक्सटर्नल सर्किट और वोल्ट मीटर से जोड़ देंगे। लेकिन अभी इसमें काम अधूरा है, अभी ये आपका पूरा नहीं हुआ, अभी इसमें काम अधूरा है। तो इसको कैसे पूरा करेंगे, इसको पूरा करने के लिए अब इसमें साल्ट ब्रिज लगाएंगे। तो साल्ट ब्रिज इन्वर्टेड होगा, उल्टा यू शेप ट्यूब ऐसे होता है, इस तरह से एक साल्ट ब्रिज इसके अंदर हम ऐसे लगा दें, और इसके अंदर वही भरा हुआ है साल्ट ब्रिज के अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, जैसे मान लो KCl है, तो KCl भरा हुआ है। आपको शंका है कि पेस्ट गिर सकता है, इसके माउथ पे आप रुई लगा दो, वाटर लगा दो, जिससे कि वो गिरने ना पाए। तो इस तरह से आपका जो है ये तैयार हो गया जिंक कॉपर सेल। तो दिस इज द जिंक कॉपर सेल। ये जिंक कॉपर सेल आपका रेडी है। अब हमें करना क्या है, अब हमको करना ये है कि अब इसमें फंक्शन कैसे होगा। तो हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया। ऐसे आप मान लो मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का बनाना चाहते हैं, तो मैग्नीशियम लेफ्ट में रहेगा, एल्यूमिनियम राइट में रहेगा। मैग्नीशियम और जिंक का बनाना चाहते हैं तो मैग्नीशियम लेफ्ट में रहेगा, जिंक राइट में रहेगा। अगर आप एल्यूमिनियम और निकल का बनाना चाहते हैं तो एल्यूमिनियम लेफ्ट में रहेगा, निकल राइट में रहेगा। मतलब जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेफ्ट साइड में रहेगा और जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो राइट साइड में रहेगा। और उसके बाद उसी के सेम साल्ट सोल्यूशन में, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट में इसको निकल सल्फेट या निकल नाइट्रेट में डिप करेंगे। तो जो भी आप सेल बनाना चाहते हैं, आपको इस रिएक्टिविटी सीरीज से मदद लेनी है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा और जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो आपका राइट साइड में रहेगा। तो ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन। अब इसमें फंक्शन कैसे होगा, फंक्शन कैसे होगा, फंक्शन ये होगा, ये जो जिंक रॉड है इसमें से जिंक का आयन निकलेगा Zn2+ और अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसी इलेक्ट्रोड पर, मतलब जिंक रॉड से जिंक 2+ बन के सोल्यूशन में जाएगा और अपना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पर छोड़ देगा। ये जिंक कहाँ से आ रहा है एटम, फ्रॉम रॉड, रॉड से जिंक आयन कहाँ जा रहा है, सोल्यूशन में, और इलेक्ट्रॉन कहाँ छोड़ दिया, इलेक्ट्रोड पर। तो ये जो देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, इस ऑक्सीडेशन, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इस वजह से यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, इसलिए इस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और चूंकि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए यह इलेक्ट्रोड कहलाएगा आपका एनोड, दैट इज द एनोड। एनोड इसीलिए मैं कहा था कि कभी भी आप ये मत कहो कि निगेटिव इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। यहाँ देख रहे हो निगेटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कैथोड क्या होता है तो तुमको बोलना है कैथोड वह इलेक्ट्रोड है जिस पे रिडक्शन होता है। एनोड क्या होता है, एनोड वह इलेक्ट्रोड होता है जिस पर ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पर जिंक एटम जिंक रॉड से निकला, जिंक आयन बन के सोल्यूशन में आया और अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पर छोड़ दिया। इस इलेक्ट्रॉन के यहाँ छूटने के कारण इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, क्योंकि वह इलेक्ट्रोड आपका इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए ये एनोड है। अब आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है एक्सटर्नल सर्किट से फ्लो करेगा। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर से किधर हो रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है
मोर रिएक्टिव मेटल रॉड से लेस रिएक्टिव मेटल रॉड की तरफ, मतलब जिंक से कॉपर की तरफ हो रहा है। अब आपका ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा, तो उसमें क्या होगा कि अब जो कॉपर सल्फेट में कॉपर आयन है, Cu2+ आयन है, वो क्या करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर इसी डॉट पर डिपॉजिट हो जाएगा। मतलब इसका जस्ट उल्टा रिएक्शन होगा, कॉपर 2+ वेटेड 2 इलेक्ट्रॉन जो कि इधर से आया और ये डिपॉजिट हो जाएगा कॉपर के लिए। यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर लिया जा रहा है कॉपर आयन के द्वारा, तो उस वजह से उस जगह पे इलेक्ट्रॉन की कमी बनी रहेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर प्लस चार्ज डेवलप हो जाएगा। और चूंकि यहाँ रिडक्शन हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको कैथोड कहते हैं। ये जो है आपका इस तरह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी अर्थात इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करेगा, जिंक से कॉपर की तरफ, मोर रिएक्टिव मेटल से लेस रिएक्टिव मेटल की तरफ। और करंट उल्टा फ्लो करेगा। करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट? इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और करंट क्या है, करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है यहाँ डेवलप हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज इसका उल्टा चलेगा। इसीलिए करंट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी के अपोजिट चलता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, करंट क्या है, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो करंट आपका कैथोड से एनोड की तरफ आएगा, पॉजिटिव आएगा, और इलेक्ट्रिसिटी आपकी मतलब नेगेटिव चार्ज आपका एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा। तो इस तरह से आपका इलेक्ट्रिसिटी और करंट जनरेट होगा। लेकिन यहाँ एक समस्या आ गई। समस्या क्या आएगी कि जब ये जिंक आयन 2+ लेके सोल्यूशन में आएगा, तो पूरा सोल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। जब पूरा सोल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, तो अगला जिंक जिंक आयन बन के नहीं आ पाएगा, क्योंकि जो सोल्यूशन में पहले से मौजूद 2 पॉजिटिव चार्ज है वह उसको रोकेगा, सेम चार्ज की वजह से उसको रिपेल करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये जिंक आयन 2+ बन के सोल्यूशन में आए, इसके 2 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना जरूरी है। तो न्यूट्रलाइज कौन करेगा, अब रोल आएगा साल्ट ब्रिज का। साल्ट ब्रिज का 2 फंक्शन होता है। पहला फंक्शन होता है सर्किट को पूरा करना, जैसे यहाँ से देखो स्टार्ट किए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, ठीक, तो सर्किट को पूरा करता है। साल्ट ब्रिज जो है, देखो यहाँ से स्टार्ट करो तो ऐसे आए, ऐसे ई ई और तो सर्किट को पूरा करता है। तो साल्ट ब्रिज का पहला काम है सर्किट को कंप्लीट करना। और साल्ट ब्रिज का दूसरा काम है, ये जो आयन के आने या जाने के कारण सोल्यूशन का चार्ज इम्बैलेंस हो जा रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करना। यहाँ पर जो 2+ आया, उसको न्यूट्रल करने के लिए साल्ट ब्रिज में से 2 क्लोराइड आयन बाहर आ जाएगा। 2 क्लोराइड आयन बाहर आएगा तो उससे क्या होगा, 2 निगेटिव चार्ज आएगा, तो वो जिंक 2+ को न्यूट्रल कर देगा। तो फिर अगला जिंक जिंक 2+ बन के आने के लिए तैयार है। तो मतलब फॉर द कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, oxidation and reduction process should be continued, and to continue the oxidation and reduction process, both solutions should be electrically neutral, both solutions should be chargely neutral। तो उसी चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए साल्ट ब्रिज में से जब एक जिंक आयन यहाँ से जाएगा, एक जिंक आयन सोल्यूशन में आएगा रॉड से, उसी समय साल्ट ब्रिज से 2 क्लोराइड आयन बाहर आ जाएंगे और इसके चार्ज को न्यूट्रल कर देंगे। जैसे वो न्यूट्रल करेंगे, अगला जिंक जिंक आयन बन के आने के लिए तैयार होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के लिए तैयार होगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज होता रहेगा तो इलेक्ट्रॉन उधर फ्लो करता रहेगा और करंट अपोजिट फ्लो करता रहेगा। इधर क्या होगा, इधर आपका चूंकि कॉपर आयन चला गया, कॉपर आयन के जाने से 2 पॉजिटिव चार्ज चला गया, और सोल्यूशन में क्या बच गया, एक सल्फेट आयन। सल्फेट आयन पर 2 नेगेटिव चार्ज है, उस वजह से वह सोल्यूशन आपका क्या हो गया, वह सोल्यूशन आपका निगेटिवली चार्ज हो गया। जब ये सोल्यूशन आपका निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि कॉपर आयन चला गया, तो फिर अगले जो इलेक्ट्रॉन को आना है, जिसको कॉपर आयन को एक्सेप्ट करना है, उसको आने नहीं देगा, क्योंकि सोल्यूशन में निगेटिव है और इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन वो भी निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव को रिपेल कर देगा। तो इसलिए इस सल्फेट को न्यूट्रल होना जरूरी है, इसके 2 निगेटिव चार्ज को न्यूट्रल होना जरूरी है। तो उसी को न्यूट्रल करने के लिए इसमें से इलेक्ट्रोड में से मतलब साल्ट ब्रिज में से 2 पोटेशियम आयन बाहर आ जाए, 2K+ बाहर आ जाए।
अब ये 2K प्लस इस सल्फेट आयन को इलेक्ट्रिकली क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा, जिससे कि आपका सल्फेट आयन का जो 2 नेगेटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और जैसे ही वो न्यूट्रलाइज होगा आपका प्रॉब्लम खत्म। तो इस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि ये जो साल्ट ब्रिज है उसका फंक्शन क्या है। आपको जो मैंने क्लास नोट भेजा है उसमें लिखा हुआ है, बट यहाँ मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज का फंक्शन ही है, ये सारा चीज मैंने क्लास नोट में आपको पीडीएफ फाइल भेजा है, वहां से आप उसको लिख लीजिएगा, वहां से स्कीमेटिक सब लिखा हुआ है, यहाँ आपको बस कॉन्सेप्ट को समझना है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। तो साल्ट ब्रिज का पहला काम है टू कंप्लीट द सर्किट, टू कंप्लीट द सर्किट, सर्किट को पूरा करना, जैसा मैंने अभी आपको बताया, यहाँ से यहाँ ऐसे चल के ऐसे पूरा करना, क्योंकि तुम जानते हो जब तक सर्किट क्लोज नहीं होगी तब तक इलेक्ट्रिसिटी या करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इस तरह से साल्ट ब्रिज यहाँ पर सर्किट को क्लोज बनाता है, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन फॉर कंटिन्यूअस, फॉर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फॉर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी both side solution, both side solution should be electrically neutral, should be electrically neutral, neutral, and it is done by, and it is done by salt bridge। तो साल्ट ब्रिज का यही दो काम होता है, साल्ट ब्रिज का यही दो काम, पहला काम सर्किट पूरा करे, और दूसरा काम फॉर द कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन कब होगा, जब ये दोनों रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन, इसको बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शन। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है दिस इज वन हाफ सेल रिएक्शन, और ये जो रिडक्शन रिएक्शन है दिस इज अनदर हाफ सेल रिएक्शन। ये दोनों हाफ सेल रिएक्शन जब कंटिन्यूड रहेंगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी और करंट फ्लो करता रहेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इन दोनों हाफ सेल रिएक्शन में एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक में रिडक्शन हो रहा है, यह भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। अगर हम इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दें तो पहला हाफ सेल क्या था, जिंक से जिंक 2 प्लस बना बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, और दूसरी तरफ क्या हुआ Cu2 प्लस, टेक 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कॉपर। अब इन दोनों हाफ सेल को अगर हम ऐड कर दें तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, इधर रिएक्टेंट साइड में क्या मिला, Zn प्लस Cu2 प्लस gives out Zn2 प्लस प्लस Cu। दिस इज कॉल्ड सेल रिएक्शन। ये दोनों आपके हाफ सेल रिएक्शन है, दिस इज हाफ सेल रिएक्शन, दिस इज हाफ सेल रिएक्शन, एंड दिस इज कॉल्ड सेल रिएक्शन। ये सेल रिएक्शन है, और ये सेल रिएक्शन कैसा सेल रिएक्शन है, रेडॉक्स सेल रिएक्शन है। कैसा रेडॉक्स सेल रिएक्शन है, इनडायरेक्ट, दिस इज द इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पढ़ा था, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं एक ही वेसल होता है, एक साइड में कैथोड एक साइड में एनोड, एक ही वेसल में दोनों डूबे रहते हैं, कैथोड और एनोड दोनों एक ही वेसल में डूबे रहते हैं। उसी सेम वेसल में एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होता है और एक इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है। तो जब एक ही वेसल में दो इलेक्ट्रोड पर, मतलब एक ही वेसल के अंदर दोनों इलेक्ट्रोड हो और एक पे ऑक्सीडेशन एक पे रिडक्शन हो, तो उसको हम लोग डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो जो आपका इलेक्ट्रोलिसिस है वो डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। लेकिन यहाँ पर ये जो आपका है ये इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि एक वेसल के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे वेसल के अंदर दूसरी जगह पे रिडक्शन हो रहा है। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, रेडॉक्स है, लेकिन दोनों अलग अलग वेसल में है। एक ऑक्सीडेशन एक वेसल में हो रहा है, रिडक्शन दूसरे वेसल में हो रहा है। तो अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो अलग अलग वेसल में हो, एक ही समय पे होंगे लेकिन अलग अलग वेसल में हो, तो उसको हम लोग जो है इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। ये है आपका फंक्शन, ये है आपका हाफ सेल रिएक्शन, ये है आपका सेल रिएक्शन। तो अगर हाफ सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके हम ऐड कर दें तो हमको सेल रिएक्शन मिल जाता है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि
इसका जो सेल यहाँ पर हमने दिखाया, फंक्शन कराया, जिंक कॉपर सेल कैसे जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो जिंक साइड में ऑक्सीडेशन होता है क्योंकि वो मोर रिएक्टिव मेटल है, और कॉपर साइड में रिडक्शन होता है क्योंकि लेस रिएक्टिव मेटल है। जिंक जिंक 2+ में ऑक्सीडाइज होता है और कॉपर 2+ कॉपर में रिड्यूस होता है। तो जिस पर रिडक्शन हो रहा है वो कैथोड है। यहाँ कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन कंज्यूम होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन की कमी बनी रहती है। और दूसरी तरफ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, इसलिए वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए हम लोग उसको एनोड कहते हैं। अब ये हो गया हमारा फंक्शन, इसको बोलते हैं फंक्शन। ये है कंस्ट्रक्शन, ये है फंक्शन, और ये है सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन एंड फुल सेल रिएक्शन। अब आता है अगला सेल रिप्रेजेंटेशन। मतलब अगर हमसे कोई कहे कि जिंक कॉपर सेल बनाओ, तो क्या हम हर समय ऐसे डायग्राम बनाएंगे? इसको बोलते हैं सेल डायग्राम। तो अगर आपको कोई सेल कंस्ट्रक्ट करना है या कहीं आपको दिखाना है, तो आपको हर बार सेल डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं क्लोरोबेंजीन, एक तरीका है कि आप लिखो वर्ड में क्लोरोबेंजीन, एक तरीका है आप सिंबल बना दो, फार्मूला बना दो, सामने वाला खुद ही देख के समझ जाएगा, अच्छा ये तो क्लोरोबेंजीन है। तो उसी तरह से यहाँ पे होता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डायग्राम हमेशा बनाने की जरूरत नहीं है। आप बिना डायग्राम बनाए भी सेल फार्मूला से समझ सकते हैं कि ये किस प्रकार का सेल है। तो जैसे हमारा जिंक कॉपर सेल है, इसमें क्या क्या हुआ उसको आप समझिए और ध्यान से उसको देखिए कि यहाँ पर कैसे चेंज होते हैं। यहाँ पर क्या हुआ था कि एनोड साइड में, एनोड मतलब नेगेटिव साइड, एनोड साइड में आपका, एनोड साइड में, एनोड साइड में ये आपका एनोड हो गया। एनोड साइड में आपका जिंक जो है, जिंक 2+ बन के ऑक्सीडाइज हुआ। ये आप लिखिए, एनोड साइड में जिंक आपका जिंक 2+ बन के ऑक्सीडाइज हुआ। जिंक 2+ जिस सोल्यूशन में गया उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर है, यहाँ कंसंट्रेशन। उसके बाद डबल वर्टिकल लाइन लिखोगे, डबल वर्टिकल लाइन सिंबल होता है साल्ट ब्रिज का, तो साल्ट ब्रिज बन गया। दूसरी तरफ क्या हुआ था, 1 मोलर कंसंट्रेशन का सोल्यूशन था जिसमें से कॉपर आयन कॉपर के रूप में रिड्यूस हुआ, और वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, मतलब वो कैथोड। ये जो हमने अभी आपके सामने लिखा, इसको कहते हैं सेल फार्मूला। इसमें वो सारी चीजें लिखी हुई हैं जो हमें चाहिए। हाँ, ये ध्यान रखना है कि दोनों तरफ के आयन का चार्ज बैलेंस होना चाहिए। अगर बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस कर लो। तो यहाँ पर खैर बैलेंस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक तरफ जिंक आयन है, एक तरफ कॉपर आयन है। जिंक आयन पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, कॉपर आयन पे भी 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। इस तरह से जिंक, देखो फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, निगेटिव इलेक्ट्रोड है, जिंक जिंक 2+ बन के ऑक्सीडाइज हुआ, मतलब ये एनोड है। जिस सोल्यूशन में जिंक 2+ गया उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर है। डबल वर्टिकल लाइन, डबल पैरेलल लाइन जो है, ये आपका साल्ट ब्रिज का इंडिकेशन है। दूसरी तरफ 1 मोलर सोल्यूशन था जिसमें से कॉपर आयन रिड्यूस हो गया कॉपर के रूप में, Cu2+ से Cu0 हो गया, मतलब उसका रिडक्शन हो गया। इस तरह से, और जिस इलेक्ट्रोड पर गया वो इलेक्ट्रोड आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, अर्थात वहां पे रिडक्शन हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कॉपर 2+ कॉपर में रिड्यूस हो रहा है। तो जब रिड्यूस हो रहा है तो कैथोड है, जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है वो आपका एनोड है। इसको बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। दिस इज कॉल्ड सेल रिप्रेजेंटेशन, इसको बोलते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन, या इसको बोलते हैं सेल फार्मूला। कुछ भी आप बोल सकते हो, सेल फार्मूला बोल सकते हो या सेल रिप्रेजेंटेशन। तो जो चीज आपने यहाँ डायग्राम में सारा कुछ बताया ये सब लिख के, वहां उस एक लाइन में सब कुछ समझ में आ जाता है। अब मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहूँ कि ऐसा करो, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का सेल, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का सेल। तो मैंने क्या सिखाया था कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेफ्ट साइड में होगा, और जो राइट साइड में होगा वो लेस रिएक्टिव मेटल। तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम अगर सेल बनाना है तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीडाइज होगा मोर रिएक्टिव के कारण, Mg2+ में ऑक्सीडाइज होगा, लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब एनोड पर होगा। दूसरी तरफ एल्यूमिनियम 3+ में होता है, वह 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और एल्यूमिनियम के रूप में डिपॉजिट होगा, और ये होगा आपका रिडक्शन।
ये होगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में और ये होगा आपका राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड सेल में ऑक्सीडेशन होगा मोर रिएक्टिव मेटल की वजह से, और राइट हैंड साइड में आपका रिडक्शन होगा लेस रिएक्टिव मेटल की वजह से। अब यहाँ पर इन दोनों हाफ सेल रिएक्शन को ऐड करो, लेकिन ऐड करने से पहले इनके इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, इस पूरी रिएक्शन को इंटू 2 कर दो और इस पूरी रिएक्शन को इंटू 3 कर दो। अब इसको करके इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दो, इक्वल हो गया इलेक्ट्रॉन। अब क्या आया आपका 3Mg plus 2Al3 plus gives out 3Mg2 plus 2Al। ये है आपका सेल रिएक्शन, दिस इज द सेल रिएक्शन। ये दोनों है आपके हाफ सेल रिएक्शन और ये आपका सेल रिएक्शन। अब अगर हमें इसको सेल में रिप्रेजेंट करना है तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैग्नीशियम का, 0 से 2 प्लस बन रहा है। और रिडक्शन किसका हो रहा है, एल्यूमिनियम आयन का, एल्यूमिनियम 3 प्लस से एल्यूमिनियम में रिड्यूस हो रहा है। तो अब आप लिखेंगे एनोड, निगेटिव चार्ज लिख देंगे तो एनोड हो गया। मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है तो आप लिखेंगे Mg ऑब्लिक 3Mg2 प्लस। आप कहें सर आपने यहाँ तो 3 नहीं लिखा, मेटल जो एटम के रूप में उसके आगे लिखना जरूरी नहीं, उसको लिखो चाहे मत लिखो, लेकिन आयन के साथ लिखना जरूरी है क्योंकि हमें चार्ज बैलेंस करना है। अब यहाँ टोटल चार्ज कितना हो गया, 2 प्लस इंटू 3, 6 पॉजिटिव हो गया। ये आगे आपको काम देगा, ध्यान रखना। तो और जिस सोल्यूशन में क्या, मान लो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन 0.1 मोल है, सपोज कर लो, यहाँ कंसंट्रेशन लिख दोगे। अब आप 60 बीज बनाओगे, डबल मेटल। दूसरी तरफ मान लो 0.2 मोलर कंसंट्रेशन, वो लिख दो। वहां क्या हुआ था, 2 एल्यूमिनियम 3 प्लस 2Al3 प्लस, इसमें रिड्यूस हुआ Al में, क्या किधर में, कैथोड साइड। ये आपका 2Al3 प्लस का जो दोनों का चार्ज देख लो कितना हुआ, 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, दोनों तरफ का चार्ज बराबर होना चाहिए। इसलिए यहाँ मैग्नीशियम मेटल के आगे 3 लिखना या एल्यूमिनियम मेटल के आगे, एल्यूमिनियम मेटल के आगे 2 लिखना जरूरी नहीं है। लेकिन जहाँ आयन लिखा है वहां आपको लिखना जरूरी है क्योंकि चार्ज को हमें बैलेंस करना है और आगे आपको बहुत काम देगा। ये जो आप यहाँ चार्ज बैलेंस कर रहे हैं इसका आगे जरूरत पड़ेगा जब आप इसका न्यूमेरिकल लगाएंगे, खास करके नस्ट इक्वेशन पे, तो इसलिए ध्यान रखना। तो ये देखो हमने मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का बिना सेल डायग्राम बनाए हमने सेल फार्मूला लिख दिया। ये मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का सेल फार्मूला है या हम लोग इसको कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। अब आपको प्रैक्टिस के लिए हम 2 दे दे रहे हैं, उस 2 सेल को आप बनाइएगा। इसमें से कोई भी 2 चूज कर ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपको दे दूं कि आप जो है एल्यूमिनियम और जिंक का बनाइएगा, एल्यूमिनियम और जिंक का बनाइएगा, और मैग्नीशियम और कॉपर का। ये 2 आपको हम दे दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए। क्या करना है इसमें, पहले आपको इस तरह से जो मोर रिएक्टिव मेटल है उसका ऑक्सीडेशन करके आपको हाफ सेल रिएक्शन लिखना है, लेस रिएक्टिव का रिडक्शन करके हाफ सेल रिएक्शन लिखना है। जब ये लिख लो दोनों हाफ सेल रिएक्शन, तो उनके इलेक्ट्रॉन को देख लो बराबर है नहीं, अगर बराबर नहीं है तो उनको बराबर करो, ओवरऑल रिएक्शन को मल्टीप्लाई करो। जैसे आप क्लास 11th में रेडॉक्स रिएक्शन पढ़े थे, बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन को इक्वल करने के लिए आप मल्टीप्लाई कर देते थे पूरे रिएक्शन को, वैसे आपको यहाँ पर करके दोनों हाफ सेल रिएक्शन को बैलेंस करके इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करके ऐड कर देना है। तो जो आएगा उसको हम लोग कहते हैं सेल रिएक्शन। अब उसमें तुम्हें देखना है कि जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे एनोड के रूप में। हाँ, अगर आपने बैलेंस करने में कुछ स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अर्थात नंबर ऑफ मोल यूज किया है तो वो मोल आप एटम के आगे लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आयन के आगे है तो उसको लिखना है। और फिर यहाँ पर कोई भी एक ऐसे कंसंट्रेशन मान लेना अपने मन से और उसको लिख देना। तो इस तरह से इन दोनों सेल का, एल्यूमिनियम जिंक सेल का और मैग्नीशियम कॉपर सेल का आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये था हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वह डिवाइस है जिसमें केमिकल एनर्जी कौन सी है, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा डिवाइस जिसमें बाय मींस ऑफ इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
जैसे ड्राई सेल, इन्वर्टर बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी, मोबाइल बैटरी, बटन सेल, मरकरी सेल जिसको कहते हैं, ये सब आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एग्जाम्पल हैं, जिसको तुम गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल भी कहते हैं। अब अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन करना है तो रिएक्टिविटी सीधे आप मेटल आपको ध्यान रखना है, जो आपका मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेफ्ट साइड में होगा और जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो राइट साइड में होगा। मतलब पूरा सेल आपका दो पार्ट में बटा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड सेल, राइट हैंड साइड सेल। लेफ्ट हैंड साइड सेल में आप उसका इलेक्ट्रोड बनाएंगे उस रॉड का जो मोर रिएक्टिव मेटल है, और राइट साइड में लेस रिएक्टिव का। जो यहाँ मेटल है उसी का कोई साल्ट सोल्यूशन लेंगे, जैसे जिंक है तो हमने जिंक सल्फेट ले लिया, कॉपर सल्फेट ले लिया, दूसरा भी ले सकते थे, जिंक नाइट्रेट ले लेते, कॉपर नाइट्रेट ले लेते, इस तरह का कोई सोल्यूशन लेंगे। इधर मोर रिएक्टिव मेटल है, उधर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ऑक्सीडेशन होगा, इस वजह से निगेटिव इलेक्ट्रोड होगा और एनोड कहलाएगा क्योंकि वहाँ ऑक्सीडेशन होगा। दूसरी तरफ रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा और वो कैथोड कहलाएगा। और इन दोनों हाफ सर्किट को सर्किट पूरा करने के लिए एक यू शेप ट्यूब, जिसको हम साल्ट ब्रिज कहते हैं, उसको कनेक्ट करेंगे। और साल्ट ब्रिज के अंदर एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो आपने यहाँ साल्ट लिया है उसके साथ वो रिएक्शन ना करता हो, उसका आप अगर अगर एजीआर अगर अगर एक प्रकार का एल्गी होता है, उसमें उसका पेस्ट बना करके इसके अंदर भर दिया जाता है। थोड़ी देर इसको अपने हाथ में ऐसे लिए रहो, एकदम सॉलिड हो जाता है, एकदम टूथपेस्ट से भी ज्यादा वो गाढ़ा हो जाता है। इसके अंदर एक तरह से जम जाता है, जैसे जैम होता है, फ्रूट जैम, उस तरह का हो जाता है। और उसके बाद आप इसको करेंगे यू से उल्टा इन्वर्टेड, तो आपको लगता है नहीं इसमें जो भरा हुआ गिर सकता है, तो उसके अंदर हम कार्टून प्लग लगा देते। इस तरह से आपने जिंक कॉपर सेल बनाया, उसका हाफ सेल रिएक्शन, फुल सेल रिएक्शन और सेल फार्मूला आपने रिप्रेजेंट किया। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या फंक्शन होता है, कैसे काम होता है, कैसे साल्ट ब्रिज काम करता है, ये सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हमको ये पढ़ना है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, चाहे जिंक इलेक्ट्रोड पर या कॉपर इलेक्ट्रोड पर, तो वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, उसके पीछे कारण क्या है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो आप इलेक्ट्रोकेमिकल से इलेक्ट्रिसिटी पाते हो, 3 वोल्ट पाते हो, 10 वोल्ट पाते हो, 12 वोल्ट पाते हो, 24 वोल्ट पाते हो या 6 वोल्ट पाते हो, तो वो कहाँ से आता है, आखिर उसका सोर्स क्या है। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, इस इलेक्ट्रिसिटी का इस सेल में सोर्स कहाँ है, हमको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हमको तो लग रहा है बस यहाँ आयन निकला, इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन उधर चला गया, करंट इधर आ गया, इधर कॉपर आयन चला गया, बस यही हो रहा है। तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ प्रोड्यूस हुई, एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस हुई। तो अब हम लोगों को जानना है कि किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी अर्थात जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, वो कहाँ पर प्रोड्यूस होता है। तो इसका हम इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि आपको जो मैंने पीडीएफ फाइल भेजा है उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है सिस्टमेटिक, वहाँ पे आपको चिंता नहीं है, आप वहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका स्क्रीन शॉट या कुछ भी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारा कुछ आपको पीडीएफ फाइल में दिया है, वहाँ से आप लिख लीजिए। उसके फर्दर अगर जरूरत पड़ेगी, मतलब आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे हम पीडीएफ फाइल भेजते रहेंगे आपको, और आप वहाँ से क्लास नोट लिखते रहिए। कोशिश करिए एडवांस में लिख लीजिए, एडवांस में लिखे रहेंगे तो आपको बस यहाँ पर बैठ के बस कॉन्सेप्ट को समझना है। क्लास नोट अपना सामने खोल के रख लो और यहाँ से देखते रहो क्या समझाया जा रहा है, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो बेहतर है कि आप जो क्लास नोट होता है उसको पहले से नोट करके रखिए। ऐसे ही हम स्कूल में भी करते हैं, बच्चों को क्लास नोट भेज देते हैं, वो लिख के रखे रहते हैं, क्लास नोट खोल के सामने बैठ जाते हैं और मैं उनको ग्रीन बोर्ड पे सब कुछ एक्सप्लेन करता जाता हूँ, तो वो समझते चलते हैं, तो उनको लिखना भी नहीं पड़ता और समझ में जल्दी आ जाता है। तो अब अगला हमारा है टॉपिक की व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमारा अगला टॉपिक है व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसका जवाब है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यही वो सोर्स है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, दिमाग में जिंक कॉपर इलेक्ट्रोड को रखो, क्या हुआ था जिंक इलेक्ट्रोड पर,
जिंक आपका जिंक 2+ में ऑक्सीडाइज हुआ था और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पर छोड़ दिया था, ऑक्सीडेशन यही हुआ था। अब जरा सोल्यूशन में जाओ, क्या हुआ था? ये था आपका जिंक इलेक्ट्रोड, ये था जिंक इलेक्ट्रोड, और ये था आपका जिंक सल्फेट सोल्यूशन, इसमें डूबा हुआ है। ये आपका जिंक रॉड है। तो जब इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा इलेक्ट्रोड पर, दोनों इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोड पर छोड़ा, उस मोमेंट पर ये पूरा इलेक्ट्रोड आपका निगेटिवली चार्ज हो गया। इतने सारे निगेटिव नहीं होते, लेकिन मैं इनको दिखा रहा हूं कि आपका इलेक्ट्रोड पूरा का पूरा निगेटिवली चार्ज हो गया। और सोल्यूशन में जिंक आयन के आने के कारण पूरा सोल्यूशन आपका उस मोमेंट पर पॉजिटिवली चार्ज हो। लुक एट दिस। जिंक आयन के सोल्यूशन में आने के कारण पूरा सोल्यूशन आपका उस मोमेंट पर पॉजिटिवली चार्ज है। उस मोमेंट पर, वर्ड पे ध्यान दो, जिस मोमेंट पर जिंक आयन आया सोल्यूशन में, उस मोमेंट पर पूरा सोल्यूशन आपका पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पर छोड़ने के कारण पूरा सोल्यूशन उस मोमेंट पर निगेटिवली चार्ज हो गया। इससे क्या हुआ? ये है तुम्हारा इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब जहां आपका इलेक्ट्रोड का फेस और सोल्यूशन का फेस दोनों मिल रहे हैं, मतलब जंक्शन। ये जंक्शन जो है, मतलब जहां आपका रॉड और सोल्यूशन दोनों मिल रहे हैं, उस जंक्शन को, उसको इंटरफेस कहते हैं। वहां क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोड पर आपके कौन सा चार्ज है? निगेटिव। सोल्यूशन में कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। मैं एक पॉइंट को ले ले रहा हूँ। अब देख लो यहाँ के क्या सिचुएशन बन गई। यहाँ बन गई अपोजिट चार्ज। तो इस अपोजिट चार्ज के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो, यहाँ पर ड्यू टू अपोजिट चार्जेस at the electrode and solution. Due to opposite charges at the electrode and solution, and electrostatic force of attraction, electrostatic force of attraction takes place. Electrostatic force of attraction takes place. और इसकी वजह से क्या होगा? जहां अट्रैक्शन होगा वहां पर क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। तो जहां पर अट्रैक्शन होगा अपोजिट चार्ज के बीच में, वहां एनर्जी रिलीज होगी। इसी रिलीज एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रोड एनर्जी या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आप कैसे उसको समझाओगे? आप ये बोलोगे कि एट द इंटरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन, ड्यू टू अपोजिट चार्जेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टेक्स प्लेस, by that energy is released, that released energy is called electrode energy or electrode potential. अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसकी वजह से हुआ है? बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका है जिंक का, इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। ऐसे बोलेंगे। तो इसको क्या हमेशा ऐसे लिखेंगे? नहीं, इसको आप लिखो ई जिंक सबस्क्रिप्ट में ऑब्लिक Zn2+। ये हो गया, नॉट मतलब अभी स्टैंडर्डाइज नहीं किया। ये हो गया। तो अब इसको पढ़ो, ये क्या लिखा है? ये लिखा है जिंक 0 से 2+ बन रहा है। तो 0 से 2+ बन रहा है, इसका मतलब उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। वही आपने लिखा है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। ये है उस सोर्स जिसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, जिसको तुम बाद में वोल्टेज में कन्वर्ट करके, वोल्टेज में काउंट करके बताते हो इतना वोल्ट है, इतना वोल्ट है, इतना वोल्ट है। ये वही वोल्ट है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम किस में लिखते हैं? वोल्ट में। यहाँ पर आपको यही बाद में पता चलेगा। तो अभी तो हम आपको बता रहे हैं कि वो वोल्टेज आता कहाँ से, वो इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती कहाँ से, अभी वो बताएं। आगे अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे यहाँ ये जो वोल्टेज, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया, कितना आया, उसकी क्वांटिटी क्या है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि कहाँ से आएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहाँ से जनरेट होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो जनरेट हो रहा है वो कितना जनरेट हो रहा है। तो अभी हम लोग उसको बाद में पढ़ेंगे। ये है हमारा पहला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दूसरी तरफ क्या हुआ था? सोचो दूसरी तरफ क्या हुआ था। दूसरी तरफ कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके
कॉपर में रिड्यूस हुआ, रिडक्शन हुआ, यही हुआ था ना। तो इलेक्ट्रोड पर क्या हुआ था जरा सोचो, ये आपका कॉपर इलेक्ट्रोड था, कॉपर इलेक्ट्रोड, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर लिया जा रहा है, इसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कॉपर आयन ले रहा है, इस इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन की कमी बनी रहती है, और कॉपर आयन की कॉपर में कन्वर्ट हो जाने के कारण आपके सोल्यूशन में एक सल्फेट आयन एक्स्ट्रा बच जाता है। तो उस मोमेंट पर आपके सोल्यूशन में निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, क्योंकि सल्फेट पर निगेटिव चार्ज, ये सिचुएशन आपकी बन जाती है सोल्यूशन और सोल्यूशन और इलेक्ट्रोड के जंक्शन पर, मतलब इंटरफेस। जस्ट इसका उल्टा, यहाँ इलेक्ट्रोड पर निगेटिव, सोल्यूशन में पॉजिटिव, वहाँ इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव, सोल्यूशन में निगेटिव। तो फिर से यहाँ भी वही कहानी होगी, ये जो इंटरफेस है, ये जो इंटरफेस है इलेक्ट्रोड और सोल्यूशन के बीच में, अब इलेक्ट्रोड पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, सोल्यूशन में कौन सा चार्ज है, निगेटिव, मतलब उनके बीच में कैसा चार्ज हो गया, अपोजिट चार्ज। इस अपोजिट चार्ज के कारण क्या होगा, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा। अगेन वही कहानी, देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटिवली चार्ज electrode and solution, electrostatic force of attraction is developed और उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, अगेन एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ था इलेक्ट्रोड पर निगेटिव, सोल्यूशन पे पॉजिटिव, वहां भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हुआ इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव, सोल्यूशन पे निगेटिव। जस्ट इसका उल्टा हो वही रहा है, बस उल्टा हो गया। तो उससे क्या होता है, माइनस प्लस इधर रहे, माइनस इधर प्लस इधर रहे, या इधर माइनस इधर प्लस रहे, उससे क्या मतलब है, प्लस माइनस तो है ना। तो प्लस माइनस अपोजिट चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा, और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होगी। इसी रिलीज एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब चूंकि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन के कारण हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक, तो इसको लिखेंगे कैसे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ई से। अब यहाँ कॉपर का रिडक्शन हो रहा है Cu2 प्लस से Cu में, तो सबस्क्रिप्ट में नीचे की तरफ Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu लिखें। यहाँ देखो कॉपर 2 प्लस से कॉपर 0 हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। तो अब इसको पढ़ो, इसको पढ़ोगे कैसे, इसको पढ़ना है, यहाँ 2 प्लस से 0 हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन। इसको कैसे पढ़ेंगे, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। ये है एनर्जी का सोर्स। तो मतलब जब आप कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंस्ट्रक्ट करते हो, तो आपको दोनों तरफ से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा, और वही दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जा करके मिलेंगे तो पूरा सेल पोटेंशियल बनेगा। जैसे आप ड्राई सेल खरीद के लाते हो, उसमें लिखा रहता है ना 1.5 वोल्ट, तो ये 1.5 वोल्ट कहाँ से आ रहा है, उसमें जो कैथोड और एनोड है, जो दोनों इलेक्ट्रोड है, वहां पर वो वोल्टेज जनरेट हो रहा है। और वो वोल्टेज कैसे जनरेट हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज ऑफ अपोजिट चार्जेस, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कारण सिचुएशन बनती है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन के कारण अपोजिट चार्ज डेवलप हुआ, इसलिए हम लोग इसको ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। यहाँ पे रिडक्शन के कारण अपोजिट चार्ज डेवलप हुआ, इसलिए हम लोग उसको रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी अर्थात वोल्टेज जो होता है वो कहाँ से जनरेट होता है। अब इसके बाद हमको ये जानना है ये जो जनरेट हो रहा है कितना जनरेट हो रहा है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसका क्वांटिटेटिव, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट का मतलब अब हम इसकी क्वांटिटी निकालें, तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अगला हमारा टॉपिक होगा
कि कितना अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होगा। वो है हमारा क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए नीड, यूज नहीं नीड, हमको क्या चाहिए, हमको नीड है रेफरेंस इलेक्ट्रोड या हम लोग इसको कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड क्या, पहला क्वेश्चन ये। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड उस इलेक्ट्रोड को कहते हैं जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नोन हो। जैसे आप कपड़े की दुकान पर जाते हो, दुकानदार से कहते हो कि हमको 5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो कैसे देता है? ऐसे अंदाज के 5 मीटर दे देता है? नहीं, उसके पास एक स्केल होती है जिससे वो मेजर करता है। तो उस स्केल को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रेफरेंस स्केल, मेजरिंग स्केल या स्टैंडर्ड स्केल। उससे वो नापता है और नाप करके आपको 5 मीटर कपड़ा दे देता है। ऐसे यहाँ पे होता है। ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको पहले से पता होगा और इसी से हम जिंक इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर देंगे, तो हमें जिंक इलेक्ट्रोड का क्या वैल्यू है पता लग जाएगा। फिर हम कॉपर इलेक्ट्रोड के इससे कनेक्ट कर देंगे, तो कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है हमको पता चल जाएगा। तो उसी को हम लोग जो है रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो ये है आपका वो जो टॉपिक, तो इस पे हम आपसे बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि आज का टाइम लगभग पूरा हो गया है। लेकिन मैं इसके पहले इस पे मैं आपसे नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करूंगा, मतलब परसों। एक क्वेश्चन पूछा था किसी बच्ची ने, आई थिंक निधि या किसी ने पूछा था कि सर क्वेश्चन नंबर 15 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्सरसाइज का बता दीजिए। तो मैंने ऐसे देखा था उसमें शायद निकल नाइट्रेट दिया है कंपाउंड। तो मैंने आपको पहले बताया था कि निकल नाइट्रेट हो, निकल सल्फेट हो, निकल ऑक्जेलेट हो, निकल क्लोराइड हो, निकल ब्रोमाइड हो, निकल फॉस्फेट हो, इससे कोई लेना देना नहीं। निकल है ना, तो निकल +2 करो, 2 इलेक्ट्रॉन दो और निकल बना दो। अब निकल 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ, 2 × 96,500 कूलम। क्वेश्चन नंबर शायद 15 है एक्सरसाइज का। इतना कूलम, तो इसका मोलर मास देख लो, शायद 59 ग्राम होता है। मतलब अगर इतना कूलम आप दोगे इलेक्ट्रिसिटी तो आपको 59 ग्राम निकल मिलेगा। तो उस क्वेश्चन में तुमको टाइम दिया है, मिनट में शायद दिया है, तो उसको सेकंड में बदल लेना। और एम्पियर दिया है, शायद 5 एम्पियर है, ऐसा कुछ दिया है। तो तुम उसको क्यू निकाल लेना I/T से, I 5 × टाइम सेकंड में यहाँ लिख लेना, जो आएगा वही क्यू हो गया। अब वही क्यू आपको यहाँ लिखना है, इतने कूलम से इतना ग्राम, इतने कूलम से कितना ग्राम, बस हिसाब कर लो यूनिटरी मेथड से, आपका आंसर आ जाएगा। वेरी सिंपल। यही चीज मैंने आपको उस समय आपको बताया भी था कि इस तरह से आपको क्वेश्चन लगाना है। तो निकल नाइट्रेट हो, निकल फॉस्फेट हो, निकल सल्फेट हो, निकल साल्ट हो, हमें उसमें नहीं फंसना है। निकल है तो +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल, 2 × 96,500 कूलम, फॉर्म 59 ग्राम। देख लेना उसका एग्जैक्ट मोलर मास कितना होता है, वही लिख लेना। और क्यू निकालने के लिए I/T कर लेना, टाइम जो दिया है उसको सेकंड में बदल लेना और I मतलब एम्पियर से मल्टीप्लाई कर देना, उससे आपका क्यू आ जाएगा। तो इतने कूलम से इतना ग्राम, तो इतने कूलम से कितना ग्राम, बस ये निकाल लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। किसी ने भी एक और मैसेज भेजा, 1 मिनट में पढ़ लेता हूँ, 1 मिनट पढ़ लेता हूँ। किसी ने भी मैसेज भेजा, ओके ठीक है, ओके सर ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके चलो ठीक है बेटा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज मैंने बता दिया, नेक्स्ट टर्न पे हम इसके बाद आपसे डिस्कस करेंगे कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पर, और फिर उसके आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन पे। ओके चलो ठीक है, ओके थैंक यू, गुड नाइट।